कौन लोग जिम्मेदार हैं ये भी बताना चाहिए। अब मैं आप ये जो 50 बेस पॉइंट कम हुए, मैं यहाँ पर एक अर्ज करूंगा कि ये जो मुल्क में हालात हैं, ये हमारे यहाँ मॉनेटरी, माइक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो डिटर्मिन नहीं कर रहे। ये तमाम करप्शन है और स्मगलिंग है, अंडर इनवॉइस, जो एक पैरेलल इकोनॉमी, अनडॉक्यूमेंट, मेरे ख्याल में ये कोई 50 खरब रुपए की होगी जो चल रही है। और इसमें ये देखें ना, ये बात वही आती है कि जब आप सैलरीज बढ़ाते हैं तो करप्ट लोगों को भी फायदा पहुंचता है, उनकी करप्ट लोगों की भी पेंशन बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल साहब आपकी कॉल का और आपके कमेंट्स का। शायद साहब यहाँ बात आती है, पहले भी ख्वाजा शाहिद साहब ने फरमाया, फिर ये जमाल साहब ने लाहौर से फरमाया कि करप्शन, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इतने ज्यादा हैं, सारा बोझ अवाम पे ही डालते हैं ये लोग। एट दी एंड देखने में यही आता है कि अवाम पिसती रहती है, चाहे IMF का प्रेशर हो या अमेरिका का प्रेशर हो। ये गवर्नमेंट की करप्शन, जिस तरह आपने करप्शन पे काफी काम किया है, तो ये गवर्नमेंट की करप्शन, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कम हो जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी पे किस तरीके से इफेक्ट डालेगा? तो पहले मैं आपसे कर दूं कि पहले ख्वाजा साहब ने जो बात की, जमाल साहब ने की, ये एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, नो डाउट, जो पाकिस्तान के मसाइल को, जो आम आदमी के उसको समझते हैं, उसका रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये कि अब हुकूमत को हमें एक दबाव डालना होगा कि ये आप खुद निसारी की तरफ जाएं, अपने अखराजात कम करें, करप्शन। अब करप्शन को आप ले लीजिए, करप्शन जो हमारा, मेरे हिसाब से जो मैंने रिसर्च की है, करप्शन, बदउनवानी, इनएफिशिएंसी, इससे हर साल 1200 अरब रुपए का आपको नुकसान होता है कौमी खजाने को। 1200 अरब। आपने गवर्नमेंट तक बात पहुंचाने के लिए क्या स्टेप्स लिया? आप अपने लेवल पे, आपने पर्सनल लेवल पे क्या किया ऐसा जो कि अवाम के लिए यूजफुल हो सके? नहीं देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट को तो मैसेज जा रही है जी। मैं आपको ऐसे बताऊं कि मैंने पिछले बरसों में जी, जो पाकिस्तान के बड़े अखबार आते हैं, कोई 300 तो आर्टिकल्स लिखी हैं इसके ऊपर। सही। और इसके ऊपर एक किताब भी लिखी थी इकोनॉमिक के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या फीडबैक आया उन आर्टिकल्स का? क्या लोगों की तरफ से आपको फीडबैक आया? किस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया इन आर्टिकल्स पे? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए है कि अवाम में पाकिस्तान के अवेयरनेस है जी, शऊर है। तो ये जो लोग बात करते हैं कि जी यहाँ पर लोग तालीम कम है, तालीम जरूर कम है, लेकिन कॉमन सेंस कम नहीं है, दो अलग चीजें हैं। तो हमारे अवाम में शऊर है, उसका जो एक फायदा हुआ है किसी हद तक, वो ये है कि अवाम का दबाव, फिर मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उसको भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि उन्होंने राय अम्मा को हमवार किया करने की कोशिश की और उनको ये बताया है कि भाई ये आपके मसाइल ये हैं। जो लोग हमारे आपके पास जो कॉल्स आती हैं, उसमें ये होता है कि वो भी समझ रहे हैं आप सारी बात, अपना उनका ज्यादा हुई है, अवेयरनेस हुई। अब इसको कन्वर्ट करना है कि वो दबाव की शक्ल इख्तियार कर ले, और वो दबाव ऐसा ना हो कि सड़कों पर टायर जलाएं, बल्कि इलेक्शंस के दौरान या डेमोन्स्ट्रेशंस आफ्टर ऑफिस आवर, जो एक मुहस्सिम माशरा, प्ले कार्ड्स ले गए, वहाँ कवर कर लिया जी, तोड़ फोड़ नहीं, और दफ्तरी औकात के बाद नहीं, के बाद करें, और ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना करें, लेकिन हुकूमत पर दबाव, और उनको ये बताया जाए कि फिर अपने अगले इलेक्शंस में आप हमसे तवक्कुआत ना रखें और उस पर अमल करके दिखाएं। अब ये स्टेज आ जाना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त इतना एक खूबसूरत मुल्क है कि हमारे पास जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं और जो वसाइल दी हैं और जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मेरे हिसाब से इस खित्ते का सबसे पावरफुल और खुशहाल मुल्क बनने की इसमें सलाहियत है। आपने यहाँ फरमाया कि पब्लिक का पॉजिटिव प्रेशर डालना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ, मतलब पॉजिटिवली उसको इनकलकेट किया जाए, उस प्रेशर को गवर्नमेंट में इस तरीके से कि तोड़फोड़ ना की जाए, ऑफिस आवर्स के बाद किया जाए, ट्रैफिक के। या प्रेशर की बात आए तो प्रेशर गवर्नमेंट पे भी तो पड़ा होगा, सेंट्रल बैंक पे भी तो पड़ा होगा कि इसको जो डोमेस्टिक जो डिस्काउंट रेट है इसको कम किया जाए, पॉलिसी रेट को कम किया जाए, बिकॉज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन्वेस्टर भी हम देख रहे हैं कि कंट्री से बाहर जा रहे हैं। आपके ख्याल में प्रेशर ने कितना रोल प्ले किया पॉलिसी रेट को? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि इस पॉलिसी रेट को जितनी अहमियत हम दे रहे हैं, इतनी अहमियत है नहीं इसकी। उसकी वजह मैं आपको बताऊं। देखिए, 2-3 चीजें अगर हम नोट कर लें जी, यानी अगर 2006 में आप चले जाएं, पहले मैं देखता हूं कि स्टेट बैंक खुद क्या कर सकता था। 2006 में पाकिस्तान के जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स थे वो 177 अरब थे, 177 बिलियन। अब जो फिगर आई है वो है 573 बिलियन, यानी 400 अरब रुपए के कर्जे जो पहले खराब नहीं थे आज खराब हो गए। ये स्टेट बैंक कह रहा है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो 573 बिलियन के कर्जे खराब हुए हैं, इनमें से 473 बिलियन लॉस है
No doubt. यानी ये नहीं रिकवर होंगे। जी। तो 473 अरब रुपए के ये कर्जे अगर नुकसान हो जाता है जो स्टेट बैंक कह रहा है, बिल्कुल। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? और अगर इतने बड़े कर्जे खराब होते रहे तो मईशत कैसे तरक्की करेगी? एक तो ये चीज हो गई। सही। दूसरा ये होता है कि इन कर्जों को माफ करने के लिए एक प्रोविजंस कर लेते हैं, सही। यानी इनकम से जी। पैसा खातेदार को, जिसका पैसा है डिपॉजिटर, उसको नहीं देते, बल्कि ये अलग रख लेते हैं कि हम इनसे कर्जे माफ कर देंगे। सही। 250 अरब रुपए इनकम से अलग करके बैंकों ने इस मुद्दत में 4 साल में रख लिए कि हम कर्जे माफ करेंगे, और 400 अरब के आपके नुकसानात हो गए। तो ये जो 250 अरब, तो ये आवाम का को जाना चाहिए था मुनाफा। तो अब ये हुआ ये है कि 2002 से 2011 तक बैंकों ने 1100 अरब रुपया कम दिया है उससे जो मिलना चाहिए था डिपॉजिटर को। अब करोड़ों खातेदार हैं, उनको 1100 अरब रुपया हमने कम दिया। सही। हालांकि वो खाते प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पर हैं। डॉक्टर साहब, यही कथा कलामी के लिए माजरत चाहूंगी। हमारे साथ लाइव कॉलर हैं डॉक्टर अनवर जहीर साहब, क्या फरमाएंगे? मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर गुफ्तगू फरमा रहे हैं और 50 बेसिस पॉइंट जो हैं उसमें कम किए गए हैं। देखिए, इसका कोई इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमिकली मुल्क की मईशत पर नहीं आएगा 50 बेसिस पॉइंट से। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो पावर और एनर्जी का क्राइसिस है और जो सनती यूनिट्स को जो दी जा रही है बिजली, वो 17 और 18 रुपए यूनिट। अब आप ये देखिए कि अगर 13.5% के ऊपर अगर कोई करता भी है और लोन लेता भी है तो वो उसको कैसे कम्पीट करेगा? एक बात। दूसरे नंबर पर चीज ये कि जब तक हुकूमत की तरफ से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के साथ एक पूरी पॉलिसी नहीं आएगी, किसी इंप्रूवमेंट और बेटरमेंट की आप किसी इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर सेंटर के अंदर नहीं देख सकते। अब ये तमाम चीजें जो हैं वो पिछले 3.5 साल से गवर्नमेंट ने मौजूदा और इससे पिछली गवर्नमेंट के जमाने में भी ये तमाम एनर्जी का क्राइसिस शुरू हो चुका था। तो आप इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। जहां तक आपके जो गेस्ट हैं, मेरा ख्याल अब ये वक्त आ गया है कि सही मानों में टेक्नोक्रेट्स को पूरी कलेक्टिवली आगे आना चाहिए। इनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर जिसमें सब स्पेशलिटीज के लोग हों, डॉक्टर हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, जियोलॉजिस्ट हो, बैंकर्स हो, वो सब मिलकर यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पर आए और मुल्क को एक विजन दें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि हाँ, एक बहुत बड़ा ग्रुप 300-400 आदमियों का मौजूद है। ये अपनी मीडिया के ऊपर आके और मुख्तलिफ एडिटोरियम्स के अंदर सेमिनार्स करे। जब मीडिया पे जाएंगे तो एक आम आदमी में भी शऊर आएगा कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, प्रोफेशनल्स, इनके बजाय हमारे पास एक दूसरी क़यादत टेक्नोक्रेट्स की जिनका विजन है वो मौजूद है। जब तक ये नहीं होगा मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी। 17 करोड़ आवाम जहां है वहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनवर आपकी कॉल का। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए, लेकिन हम इन पॉइंट्स पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को बाकी पॉलिसीज नलिफाई करती हैं। हम ये भी देखेंगे कि आने वाले रमजान में क्या ये मॉनेटरी पॉलिसी अगले 2 महीनों तक सक्सेसफुल रहेगी या नहीं। ये सब जानेंगे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।